नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादों में। चलिए तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि पिछले एग्जामों में पूछा गया है। तो इससे ये आपको ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं और कैसे कैसे टाइप से प्रश्न बनते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है आज का पहला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है बताना है। उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय। चलिए थोड़ा सा गेस कीजिए भाई। पहले हम लोग क्या करते हैं, जिला न्यायालय है ना, जिला न्यायालय में जाते हैं, इसमें कुछ नहीं होता तो फिर कहाँ अपील लगाते हैं भाई, है ना। उसके बाद फिर वहाँ नहीं हो तो वहाँ कहाँ अपील लगाते हैं। तो सबसे बड़ा बोला गया है, यानी कि सबसे हाई लेवल का, है ना, अपीलीय न्यायालय जहाँ हम अपील करते हैं। ठीक है, सभी को लगभग पता होगा भाई, उच्चतम न्यायालय हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, है ना, जिला मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट, उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा भाई। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये हो जाएगा। तो इसका उद्घाटन जो है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ है ये चीज़ भी पूछ सकता है। तो इसका उद्घाटन कब किया गया था भाई, 28 जनवरी 1950 को किया गया था। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं भाई, तो 30 न्यायाधीशों का प्रावधान है। ठीक है, कितने का, 30 + 1 का प्रावधान है भाई। ज्ञात है कि अनुच्छेद 214, याद रखिएगा, अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान एवं अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ एवं जिला न्यायालयों का प्रावधान है। तो ये भी पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 214 में। ठीक है, और जिला न्यायालयों का प्रावधान किस में है भाई, तो 233। ठीक है, याद रखिएगा 233। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट के कौन है भाई, मुख्य न्यायाधीश कौन है बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन या टाइपिंग संविधान के अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसकी व्याख्या किया गया है भाई, फोन कॉल दोहन या टाइपिंग संविधान के अनुच्छेद में प्रदान किए गए हैं। तो किस अनुच्छेद में ये प्रदान किया गया है भाई, तो 21 दिया है, 24, 22, 25। तो किसी का मोबाइल कॉल को टेप करना एक क्या है भाई, अधिकार का उल्लंघन है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में है उल्लेखित, तो 21, 24, 22, 25। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। संविधान के अनुच्छेद ए में दिए गए मौलिक अधिकार के उल्लंघन है किसी का मोबाइल कॉल का टेप करना। ठीक है, इस चीज़ को आपको जानना है भाई। अगर कोई आपके मोबाइल कॉल को टेप कर रहा है तो वो आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में प्रदान किया गया है ये। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक व्याख्या में फ़ोन कॉल टैपिंग अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है जो कि व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21 को प्राण तथा दैनिक स्वतंत्रता का गारंटी प्रदान करता है। तो अनुच्छेद व्यक्ति को क्या करता है भाई, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, जिससे निजात का अधिकार निर्गमित होता है। ठीक है, निगर्मित होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है।
ये अनुच्छेद को आपको अच्छे से याद रखना है। कोई आपके फ़ोन कॉल को टैप नहीं कर सकता, ये आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा भाई, और जिसको आंसर पता रहेगा वो कमेंट में आंसर भी बताते चलिएगा। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? चलिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सुना सुनाया प्रश्न है, ठीक है। प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। चलिए भाई सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके आंसर बता दीजिए, आपको पता है तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी को लगभग पता ही होगा भैया, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको है भाई? राष्ट्रपति को है, ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रपति को है। चलिए थोड़ा सा इसका डिटेल देखेंगे। तो भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च मुखिया है, ठीक है। भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च मुखिया कौन है भाई? तो राष्ट्रपति है, ठीक है, CEO कहा गया है। राज्य की समस्त कार्यकारी शक्ति उसमें निहित है जिन्हें वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए प्रथम बार आपातकाल कब लगाया गया था? ये आप कमेंट करके बताइएगा भाई। भारत देश में हम प्रथम बार आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? ये कमेंट करके आपको बताना है, इम्पॉर्टेंट है आपातकाल वाला ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा, संशोधन है ये ना, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए। 74वें संविधान संशोधन, 69वें संविधान संशोधन, 63वें संविधान संशोधन और 76वें संविधान संशोधन। ठीक, चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? 74वें संशोधन अधिनियम, 69वें संशोधन या 63वें या 76वें, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 69वें संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था भाई। चलिए तो इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे, है ना। तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। कब किया गया था ये भी पूछा जा सकता है। ये हो जाएगा आपका 1991, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, कानूनी सलाहकार, सॉलिसिटर जनरल, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल, ठीक है। बताइए क्या होगा सही आंसर भाई? किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है? ये है प्रश्न। क्या होगा जल्दी बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, महान्यायवादी, ठीक है। तो महान्यायवादी पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। चलिए थोड़ा सा इसका डिटेल देख लीजिए। वह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। महान्यायवादी कौन होता है? तो वह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, कानून अधिकारी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा भाई। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? इस टाइप का प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है।
तो भारत के संविधान के वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के राष्ट्रपति के महाअभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेखित किया गया है? चलिए बताइए। अनुच्छेद 51 दिया है, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 63। महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 61 में। ठीक है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति के महाअभियोग के प्रावधानों के बारे में क्या किया गया है? उल्लेखित किया गया है। थोड़ा सा इसका डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, अनुच्छेद 51 में क्या है भाई? तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का क्या है भाई? उल्लेख है। यह एक मौलिक कर्तव्य है, और ये एक मौलिक कर्तव्य है। कौन सा? शांति और सुरक्षा का अभिव्यक्ति। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिव्यक्ति एक मौलिक कर्तव्य भी है। ठीक है, अनुच्छेद 54 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो अनुच्छेद 54, ये इसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद 63 का दिया गया है कि अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है ये पूछ सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 63 ये याद रखना है। भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 54 में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिवृद्धि का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 51 में है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिव्यक्ति क्या है ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये एक मौलिक अधिकार है भाई, है ना, या मौलिक कर्तव्य है। ये मौलिक कर्तव्य है, अधिकार कहा नहीं जाए, कर्तव्य है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 7वें नंबर का। भारत के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त होता है उसका नियुक्ति कौन करता है भाई? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है भाई? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी में चला जाएगा। ठीक है, डिंग डोंग, राष्ट्रपति करता है भाई। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं, काम आएगा, कुछ भी पूछ सकता है भैया। तो संविधान के भाग 15 में, ठीक है, संविधान के भाग 15, ठीक है, तो भाग पूछ सकता है। तो भाग 15 याद रखना है। भाग 15 अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा भाई? भाग 15 अनुच्छेद 324। ठीक है, तो संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस भाग में, संविधान के किस भाग में है ऐसा पूछ देगा, या किस अनुच्छेद में है ऐसा पूछ देगा। तो भाग पूछे तो 15, अनुच्छेद पूछे तो 324 में है। ठीक है, इसका निर्माण एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों से होता है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग का क्या होता है भाई, निर्माण कैसे होता है? तो इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 निर्वाचन आयुक्त होगा। ठीक है, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का जो राष्ट्रपति रहेगा वो होगा। ज्ञात है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया के अनुसार हटाया जाता है। तो ये मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होता है उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है भाई? ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जाएगा उसको? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया होता है उसी प्रक्रिया के अनुसार ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इतना चीज़ याद रखिएगा। ठीक है,
भाग पूछे तो कौन सा हो जाएगा भाई, भाग 15 अनुच्छेद 324, ठीक है, इसको याद रखना है। इसके निर्माण में कौन कौन से रहे थे, तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होगा, किसमें, निर्वाचन आयोग में, ठीक है। ठीक, इसका नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने में जो प्रक्रिया लगता है वही प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने में भी लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है हर एक प्रश्न, ठीक है। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो लोकसभा जो होता है उसमें नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, अधिकतम 4, 3, 1, 2। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा भाई। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 कितनी होती है, 2 होती है। थोड़ा सा इसका भी देख लेते हैं। तो लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। ये मनोनयन अनुच्छेद 331, ठीक है। तो ये 331 अनुच्छेद 331 के अनुसार आंग्ल भारतीय समुदाय से होता है, ठीक है। तो आंग्ल भारतीय समुदाय से ये होता है भाई, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 9 है ना। अनुच्छेद 336 में कुल सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है, तो अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है, तो मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, हिंदू समुदाय, एंग्लो इंडियन समुदाय। अभी जस्ट पढ़ें भाई 336 वाला, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, एंग्लो इंडियन समुदाय। जस्ट अभी पढ़े हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 336 के अनुसार एंग्लो भारतीय, थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। अनुच्छेद 336 के अनुसार एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए कुछ सेवाओं में विशेष प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भाई, सुकुमार सेन, TN सेशन, सुनील अरोड़ा, MS गिल। ये क्या है, एम है, MS होगा जी, है ना, MS गिल, थोड़ा सा देख लीजिएगा, MS गिल हो सकता है। चलिए गिल कर दीजिए, इसको गिल ही रहने दीजिए, ये गिल कर देना। तो भारत में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त ऑप्शन ए सुकुमार सेन हो जाएगा, सुकुमार सेन। चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो 21 मार्च, ये डेट जरूरी है, 21 मार्च 1950 से लेकर के 19 दिसंबर 1958 तक पद पर रहे हैं, इस पद पर, ठीक है। तो ये कार्यकाल भी पूछ सकता है, सुकुमार सेन का कार्यकाल भाई, तो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखें। इनकी सेवाओं के लिए सन 1954, ठीक है, तो इसकी सेवाओं के लिए सन 1954 में इसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो सुकुमार सेन को पद्म भूषण मान से सम्मानित कब किया गया था, तो याद रखना है 1954 में, ठीक है। ये कहाँ के थे भाई, तो ये पश्चिम बंगाल से थे, ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए एक प्रश्न बताता हूँ, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है भाई। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।